नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग, 64.66% हुआ मतदान। ध्वस्त हुए मतदान के पुराने रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने बिहार के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगलराज पर राजद कांग्रेस को जमकर घेरा। आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। दोनों दलों के अंदरूनी झगड़े पर भी किया कटाक्ष। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की धुआंधार रैलियां। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने किया प्रचार। सर्विवेसल आईएनएस इक्षक नौसेना में हुआ शामिल। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आईएनएस इक्षक को बताया आत्मनिर्भर भारत के विजन का साकार उदाहरण। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 को 48 रन से जीतकर भारत ने 5 मैचों की सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता। बैठक से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी युद्ध की चेतावनी। कहा, बातचीत रही असफल तो बिगड़ेंगे हालात। और इस समय की बड़ी खबर से हम आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। कर्नाटक में आक्रोशित किसानों का संघर्ष है और बेलगावी में किसानों द्वारा चलाया जा रहा विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। किसान प्रति टन गन्ने के लिए 3,500 रुपये निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं और हजारों किसान अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री शिवानंद पाटिल के साथ किसानों की बातचीत असफल रही है। किसान शुक्रवार को बेलगावी बंद का आह्वान कर सकते हैं और शुक्रवार को चीनी फैक्ट्री के मालिक और किसानों के साथ बात करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और किसान शुक्रवार को बेलगावी बंद का आह्वान कर सकते हैं और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। शुक्रवार को चीनी फैक्ट्री के मालिकों के साथ और किसानों के साथ बात करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और बेलगावी में किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं ज्योति से। ज्योति, क्या है कुछ वर्तमान स्थिति? प्रदर्शन जो है बताया जा रहा उग्र हो गया है, बातचीत जो है असफल रही है। फिलहाल हालात कैसे? कर्नाटका में बेलगाम और विजयपुरा और बागलकोटे इस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में आज 8वां दिन है। हफ्ते भर शुगर केन की जो गन्नों के किसान है वो सरकार के खिलाफ उनका एक ही मांग है कि प्रति टन के लिए 3,500 वो मांग रहे हैं। लेकिन सरकार या जो शुगर फैक्ट्री की मालिक है वो लोग ये नहीं मान रहे कि शुगर फैक्ट्री की मालिक जो है वो कहते कि 3,200 हम देंगे। तो इसी मामले को लेकर अभी कर्नाटका सरकार बहुत देरी से जागरूक हुई है और उनका सचिव, चीनी सचिव है शिवराज पाटिल और एच.के. पाटिल, जो लॉ मिनिस्टर है, वो भी वहां पे गए थे जगह पे जाकर किसानों के साथ बातचीत की, लेकिन वो असफल रहा। वहां पे उन्होंने कहा कि चीनी जो फैक्ट्री का मालिक और आप दोनों एक जगह पे बैठकर बात कीजिए, लेकिन किसानों ने इसको नहीं मांगा। जो उनका डिमांड क्या है, अभी आज कैबिनेट मीटिंग हुआ और सीएम सिद्धरामैया जी कैबिनेट मीटिंग होने के बाद उन्होंने कहा कि कल मैं जो शुगर फैक्ट्री की मालिकों और किसानों के साथ, गन्नों के किसानों के साथ प्रत्येक मीटिंग करूंगा। 11 बजे शुगर फैक्ट्री का मालिकों के साथ उनका मीटिंग होगा। उसके बाद 1 बजे शुगर केन का फार्मर्स के साथ मीटिंग होगा। उसके बाद वो कह रहे कि प्राइस फिक्सेशन करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो किसानों की मांग है ना, वो कह रहे हैं कि हम 3,500 मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बार्गेनिंग चल रहा है। जो शुगर केन फैक्ट्री का वो मालिक है वो लोग कहते हैं कि वो लोग दूसरे रीजन देते हैं क्यों हम 3,200 दे रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा। लेकिन किसानों की पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखना पड़ेगा। किसान वो कह रहे हैं कि यहाँ पे
चीनी का फैक्ट्री का जो ओनर्स है वो बहुत रूल्स वायोलेट कर रहे जी। हैं। रूल्स के मुताबिक गन्ने जो कटाव होती है उसके बाद 10 या 12 दिनों के जी, अंदर ज्योति। उन्हें पैसा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो जी। महीनों के बाद उन्हें पैसे देते हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट के वैसे देते हैं। और जी। जब बाई प्रोडक्ट होता है ना, एथेनॉल हो या पेपर जी पल्प जी हो या जी, तो आगे आने वाले दिनों में प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ज्योति, और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग हुई तो मतदान प्रतिशत ने पिछले 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले सभी रिकॉर्ड इस बार टूटते हुए नजर आए हैं। 121 सीटों पर आज हुई वोटिंग के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। 18 जिलों में फैली इन सीटों पर सभी पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। आज हुए मतदान में तमाम दिग्गजों ने भी अपने वोट डाले, तो वहीं छोटी मोटी कहासुनी की घटनाओं और आरोप प्रत्यारोप के अलावा मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। बिहार में बढ़ा हुआ मत प्रतिशत लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है। रिकॉर्ड मतदान, मतदाताओं में जोश हाई, दिग्गजों ने भी डाला वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 निर्वाचन क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ। पहले चरण के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण के लिए बिहार के कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से चूँकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष मतदान को लेकर पटना स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मतदान प्रक्रिया पर पूरे दिन कड़ी निगरानी भी रखी गई। इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के निगरानी कक्ष से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। पहले फेज के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, नई मतदाता सूचना पर्ची यानी कि VIS की सुविधा और ईवीएम नेट ऐप के माध्यम से मतदान रिपोर्टिंग जैसे तकनीकी नवाचारों को लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य में पहले चरण के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 बजे औरंगाबाद और लगभग 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। और बिहार में आज जहां एक ओर पहले चरण का मतदान हुआ तो वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार धुआंधार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे चरण के लिए विशाल रैलियों को संबोधित किया और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं के झूठे वादे करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का आरोप लगाते हुए कांग्रेस राजद को घेरा और एनडीए की डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं करके एनडीए के लिए वोट मांगे।
अररिया की जनसभा में पीएम ने राजद कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर कटाक्ष किया। राजद के शासनकाल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जंगल राज ने बिहार की जनता के सपनों को कुचल दिया। अरे वहाँ निषाद राज है, जरा वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ वाल्मीकि जी है, अरे वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ माता शबरी है, अरे वहाँ तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। पीएम ने एनडीए की डबल इंजन सरकार के दौरान बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने कहा कि राजद कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद हमारी आस्था और संस्कृति का अपमान करते हैं। जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। भागलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद के एक दूसरे को नीचा दिखाने का जिक्र किया। पीएम ने पहले चरण के मतदान में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी को सराहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। पीएम ने कहा कि जंगल राज की जिस पाठशाला में राजद वाले पढ़े हैं, वहां आज से अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। पीएम ने कहा कि राजद ने बिहार को जातीय दंगों में झोंका तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे भड़काए। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री की दोनों ही जनसभाओं में भारी जनसमूह उमड़ा। रैली में आए लोग जोश से भरे दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए दोनों गठबंधनों की ओर से आज दिन भर जोर आजमाइश जारी रही। जमकर प्रचार किया गया। एनडीए की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार की कमान संभाली, तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत बड़े स्टार प्रचारक मैदान में उतरे। दोनों ही ओर से शब्द बाण चले और दोनों ही गठबंधनों ने अपनी सरकार बनाने के दावे किए। बिहार में दिग्गजों का दंगल, एनडीए और महागठबंधन ने झोंकी ताकत। सियासी रण में वार पलटवार। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। एनडीए की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव मैदान में प्रचार की कमान संभाली। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है और हम लोग तो
मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा। अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का, वो वहां प्रमाण मांग रहे थे। तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि हमारा सरकार आने से हम वक्फ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। अरे तेजस्वी, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने बिहार में कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर बिहार में बदलाव के लिए लोगों से वोट की अपील की। गठबंधन, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलितों की होगी, दलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो। सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक वोट का महत्व है। दूसरे चरण में बिहार विधानसभा की कुल 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने में लगे हैं। हालांकि मतदाताओं का भरोसा कौन जीतता है, ये तो 14 नवंबर को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग निरंतर भ्रामक सूचनाओं की फैक्ट चेकिंग कर रहा है और इसी क्रम में बिहार कांग्रेस द्वारा किए गए एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें 10 जिलों में खराब ईवीएम और वोट चोरी के आरोपों पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने खंडन जारी किया है। रेल मंत्रालय ने तेजस्वी यादव के उस बयान का खंडन किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन उपलब्ध कराकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बिहार भेजा जा रहा है और वापसी का टिकट भी कराया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव के इस बयान को भ्रामक बताते हुए लिखा, ये दावा भ्रामक है। भारतीय रेल द्वारा त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई हैं ताकि देश भर में यात्रियों को सहज और सुरक्षित यात्रा हेतु सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में तेजी लाई गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेवड़ा ने जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिया कि नाम जोड़ने और हटाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए और सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में जरूर जोड़े जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के मतदाताओं से पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। समीक्षा में यह भी पाया गया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहयोग करेंगे। गणना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके बीएलओ को देने के साथ ही साथ एक भी अपने पास वो जरूर रखें जो बीएलओ उनको अपना हस्ताक्षर करके देगा। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सब का नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे वोटर्स का गणना फॉर्म
हस्ताक्षर करके BLO को जरूर दे दें। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, कल 7 नवंबर हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हम वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। एक ऐसा प्रेरक आह्वान जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया और पूरे देश में देशभक्ति की अटूट भावना जगाई। इस अवसर पर मैं सुबह 9:30 बजे दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। और गुरुवार को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति समर्पण, सम्मान और एकता का प्रतीक है। 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं राष्ट्रगीत को। कल एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल का दिन भारत के इतिहास में और भारत के भविष्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। जिस संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है कि हम भारत को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत बनाएंगे। और जब भारत की इस विकसित होने की यात्रा का इतिहास लिखा जाएगा तब कल का दिन निश्चित रूप से बहुत महत्व के साथ में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। कल सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक डाक टिकट का लोकार्पण करेंगे। इस विषय के लिए विशेष रूप से बनाए गए सिक्के का लोकार्पण करेंगे। देश भर में शुरू होने वाली कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। एक पोर्टल का लोकार्पण करेंगे जिस पर अपने स्वर में गा करके सभी लोग वंदे मातरम को अपलोड कर सकेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ये जो प्रदर्शनी आज लोकार्पित की गई है, इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को, बच्चों को? वंदे मातरम का गायन हम सब लोग करें, इसको अपलोड करें। वंदे मातरम की एग्जीबिशन जो आने वाले समय में डिजिटली अवेलेबल होगी, इसको देख करके वंदे मातरम किस कंटेक्स्ट में लिखा गया था, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे उसकी रचना हुई, किस तरह से वंदे मातरम को ने जो है देश के आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन देशभक्त हुतात्माओं जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया था, उनसे प्रेरणा लेकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें देश को विकसित करना है। इस संकल्प के साथ में जुटे, इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कल साल भर जो प्रोग्राम होने वाले हैं, कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी श्रृंखला उन्होंने हमें बताई। और साथ ही बताया कि कल प्रधानमंत्री एक डाक टिकट जारी करेंगे, एक सिक्का जारी करेंगे और इसके साथ तमाम जो योजनाएं हैं या जो कार्यक्रम है जो साल भर वंदे मातरम को लेकर चलने वाले हैं, उन सभी कार्यक्रमों का कल शुभारंभ होगा। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं डॉक्टर सोयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। एसआईआर के दूसरे चरण के लिए 4 नवंबर से काम शुरू हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसको लेकर विवादित बयान दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा गणना फार्म भी वितरित किए जा चुके हैं। ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग की इस अभियान के खिलाफ मार्च निकाल चुकी हैं, तो वहीं पर टीएमसी नेता इस फॉर्म को स्वीकार भी कर रहे हैं। इस बीच टीएमसी के कई नेताओं के विवादित बयान भी वायरल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड के लावारिस गट्ठर मिलने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं और कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पकड़े जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गहराई राजनीति, अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप। ममता बनर्जी ने स्वीकार किया एन्यूमरेशन फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और पहले चरण में जन भागीदारी भी खूब दिख रही है। अब तक 1.10 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर राज्य में एसआईआर को लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और तृणमूल के नेता
SIR पर बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी विधायक असीमा पात्रा का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो SIR और भाजपा नेताओं को लेकर विवादित टिप्पणी करती नजर आ रही है। इस वीडियो से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। हालांकि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता SIR के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके कई नेता एन्यूमरेशन फॉर्म भी स्वीकार कर रहे हैं और टीएमसी BLO नियुक्त कर रही है। सीएम ममता बनर्जी भी बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी BLO से कालीघाट स्थित अपने आवास पर एन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार कर चुकी हैं। इस पर भाजपा ने टीएमसी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। पहले बोला था जान रहेगा तो SIR नहीं करने देंगे, तो SIR तो हो रहा है, उनका जान भी सही सलामत है। अभी फॉर्म के बारे में ये सब बात बोलते हुए वो तो ये डाउट पैदा कर रही है लोगों के अंदर कि वो खुद इंडियन है या नहीं है, वो भी इन्फिल्ट्रेटर है क्या। भाजपा ऐसा महल बना दिया है कि ये निकाल देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, वो लिस्ट से नाम काट देंगे, तो इसमें तो एक पैनिक हो गया ना। फॉर्मल जो कॉर्पोरेशन का बात सर्टिफिकेट है वो उनका हाथ में नहीं है, वो टेम्पोररी वो नर्सिंग होम का या हॉस्पिटल का थोड़ा कागज है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि KMC अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रही है। इन प्रमाण पत्रों का मकसद वास्तविक नागरिकों की मदद नहीं, बल्कि उन संदिग्ध व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना है जिनके नाम SIR अभियान के दौरान मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। भाजपा ने ममता सरकार पर अवैध घुसपैठियों का बचाव करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी, you are only concerned about the illegal voters from Bangladeshi Musliman to Rohingyas until they fill up the form, until their voter card is actually received and they are given their status of being the voters of Bengal and India. इन सब गहमा गहमी के बीच पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक तालाब की सफाई के दौरान भारी संख्या में आधार कार्ड बरामद होने से हड़कंप मच गया है। भाजपा ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए कहा कि ऐसे दस्तावेज आखिर इस तरह कैसे फेंके गए, राज्य सरकार जवाब दे। इन तमाम घटनाओं पर SIR की पारदर्शिता से ज्यादा ममता सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। पूर्व में एक एकल पीठ ने राज्य सरकार को उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सार्वजनिक जगहों पर निजी संगठनों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। सरकार ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे यहां भी निराशा हाथ लगी। जस्टिस SG पंडित और जस्टिस गीता KB की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वो सरकार के फैसले पर लगे स्टे को हटाने के लिए एकल पीठ से संपर्क करे। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था जिसमें सार्वजनिक जगहों पर निजी संगठनों की गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार आदेश का उल्लंघन करके आयोजित किया गया कोई भी कार्यक्रम या जुलूस भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी माना जाएगा। हालांकि सरकारी आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कथित तौर पर मंत्री प्रियांक खड़गे के उस पत्र से प्रेरित है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर RSS की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सिफारिश की थी और इसे व्यापक रूप से संगठन की रूट मार्च को निशाना बनाने के रूप में देखा गया था। भाजपा पहले ही सरकार पर RSS आयोजनों के रोकने की कोशिश का आरोप लगा चुकी है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। 3 दिवसीय इस आयोजन को लघु उद्योग भारती, कर्नाटक और IMS फाउंडेशन ने मिलकर आयोजित किया है और रक्षा मंत्रालय, कर्नाटक सरकार और MSME मंत्रालय का इसे समर्थन प्राप्त है। आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे, बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या, इसरो चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन, DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने किया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मैं आपको यह भी एश्योर यहां करना चाहूंगा कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की दिशा में अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सरकार
10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए आगे बढ़ने का यही समय है, आगे बढ़ने का सही समय है। The problem was the post-independent, the total policy makers, they themselves under confused, and they confused the country also. Because whether we have to manufacture here, private लोग manufacture करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करने तो क्या होगा, पैसा कौन कमाएगा, उसके लिए क्या बोलेंगे, ये confusion में देश इतना पीछे चल गया है मैन्युफैक्चरिंग में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित 12वें एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। अपने संबोधन में निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों को रेखांकित किया। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और रणनीतिक और पर्यावरण को आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ बताए। Broad dimensions of Atmanirbhar Bharat. So it's a expansive kind of a landscape that we imagine when we're talking about Atmanirbhar Bharat. But 5 milestones or 5 pegs can be placed so that it is laid on strong footing. Economic self-reliance is the first I would place. So you need to have Atmanirbharta in your economic affairs. Social self-reliance, Samajik Atmanirbharta. Technological self-reliance. Strategic self-reliance. And finally, environmental, but yet mix of energy, sufficiency, and so on. So environment not just in the cause of green, but also self-sufficiency in those very critical essentials for growth. So it will be on these 5 pillars that I would be placing my narrative. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया 4 से 6 नवंबर तक दोहा, कतर में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान मनसुख मांडविया ने द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन के अवसर पर रोमानिया के श्रम, परिवार, युवा और सामाजिक एकजुटता मंत्री पेट्रे फ्लोरिन मनोले और कतर की सामाजिक विकास एवं परिवार मंत्री बुथैना बिन्त अली अल जबर अल नुआइमी और रूस के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री एंटोन काट्याकोव के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान कुशल अंतिम मील सेवा वितरण के लिए डिजिटल नवाचार में सर्वोत्तम प्रथा को लेकर साझा करने पर चर्चा हुई और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय युवा गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत के ई-श्रम और एनसीएस पोर्टलों को एक सशक्त मंच के रूप में रेखांकित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के तलवंडी में नवनिर्मित राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय का लोकार्पण किया। लगभग 22 करोड़ की लागत से तैयार ये महाविद्यालय 64,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अत्याधुनिक भवन में 7 लेक्चर हॉल, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, योग विभाग, लैब, ब्लड बैंक, ऑडिटोरियम, प्रशासनिक कार्यालय जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। नए भवन में पर्याप्त स्थान होने पर यहाँ पर सर्जरी, काया चिकित्सा, पंचकर्म, बाल रोग सहित कुल 14 विभागों का संचालन होगा। साथ ही एनाटॉमी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी लैब भी यहाँ पर संचालित होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाड़ौती के इस एकमात्र आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर अनुसंधान से वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सक और दवाएं भी तैयार हो सकेंगी। विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगामी विदेश दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति 8 से 11 नवंबर तक अंगोला की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्विस लॉरेंको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वो 11 नवंबर को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगी। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति अंगोला की संसद को संबोधित करने और अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे।
Honorable Rashtrapati Ji will be visiting first Angola from 8 to 11th November at the invitation of her counterpart from Angola. You will also recall that earlier this year in May, Angolan President had paid a successful visit to India. He had extended an invitation to Honorable President to visit Angola and to also participate in the 50th anniversary celebrations of Angola's independence. During her visit, Honorable President will be holding bilateral talks with the President of Angola. She will be attending the 50th anniversary celebrations of Angola's independence on 11th November. Honorable President is scheduled to address the Angolan Parliament and to interact with members of the Indian community of Angola. विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ड्यूमा बोको से मुलाकात करेंगी और दोनों नेता आपसी सहयोग जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। On the second leg of visit, Honorable Rashtrapati Ji will be visiting Botswana from 11 to 13 November at the invitation of the President of Botswana, His Excellency Duma Gideon Boko. The state visit underscores India's commitment to strengthen its long-standing and friendly ties with Botswana. During the visit, Honorable Rashtrapati Ji will be holding bilateral talks with her counterpart. The two leaders will discuss and explore new avenues for enhancing bilateral cooperation in areas such as trade and investments, technology, energy, agriculture, health, pharmaceuticals, defense, and people-to-people ties. In Botswana as well, the Honorable President is scheduled to address the National Assembly of Botswana and visits sites of cultural and historical importance. Several dignitaries from Botswana will call on Honorable Rashtrapati Ji during her visit. I may add that India and Botswana will be celebrating 60th anniversary or 60 years of establishment of diplomatic relations next year. गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के सानिध्य में युवा गीता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने गीता के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता हर कठिन परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। ये ग्रंथ सार्वदेशिक, सर्वमान्य और सार्वकालिक है। गीता ज्ञान संस्थानम द्वारा आयोजित युवा गीता शिखर सम्मेलन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गीता मनुष्य के अंदर की हर क्षमता को निखारती है। गीता का संदेश है दुर्योधन की सोच को दबाना और अर्जुन को जगाना। एक सार्वभौम प्रेरणा है भगवत गीता, सदा के लिए, सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं, जाति वर्ग वर्ण ऊंच नीच देश प्रदेश कोई भेदभाव नहीं। गीता आपके अंदर की एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज को जीवंत करके ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है कि धीरे धीरे आप स्वयं एक आदर्श बन जाए। हम सबके भीतर स्वामी विवेकानंद है, हमें उस विवेकानंद को अंदर से जगाना है, दुर्योधन की सोच को दबाना है, अर्जुन को जगाना है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता हमें देशभक्ति सिखाती है, हर संकट में समाधान देती है। दुनिया के बहुत देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के भी होड़ में हैं और दूसरे देशों पर प्रभाव जमाने के भी होड़ में हैं। ऐसे अवसर पर जब वो भारत की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि भारत में कोई विशेष ऐसी बात है कि बिना किसी ऊहापोह के एक लोकतंत्र के नाते से इतने लंबे समय से यहाँ सब ठीक चल रहा है या कोई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष के लोगों का, नेताओं का, यहाँ के मुख्य समाज का, संतों के आशीर्वाद से और गीता जैसे ग्रंथ के उपदेश से हमको वो एक विरासत प्राप्त है जिसमें से हम इन संघर्षों में से भी अपना रास्ता निकालते हैं। हमारे यहाँ वाक्य दिया गया है, जियो और जीने दो। सम्मेलन में मौजूद आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषा में गीता का अनुवाद हुआ है। ये सर्वदेशिक, सर्वमान्य और सर्वकालिक है। ये गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए है, जो संप्रदायों से समाज को बांटकर जो देखने की दृष्टि रखते हैं उससे ऊपर उठकर इस ग्रंथ की रचना हुई।
यहाँ तक कि जो ईश्वर को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, जो अध्यात्म को नहीं मानते, उनको भी ये ग्रंथ स्वीकार है। इस मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। सखा, जहाँ मित्रता होती है वहाँ लज्जा नहीं होती, और जहाँ डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। विश्वास नहीं होता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकालेंगे। पदयात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपनी पदयात्रा के बारे में मीडिया से दिल्ली में बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनकी ये पदयात्रा जातिवाद के खिलाफ और सनातन की एकता के लिए है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। दिल्ली में शहरी सहकारिता बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों का महाकुंभ होने जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 और 11 नवंबर को इसका आयोजन होगा, जिसमें देश भर के करीब 1500 शहरी सहकारिता बैंक और हजारों क्रेडिट सोसाइटियां हिस्सा लेंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। आयोजन को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज के अध्यक्ष लक्ष्मीदास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 और 11 नवंबर को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज का महाकुंभ होने जा रहा है। इस कुंभ का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मी दास जी हैं, जो कि नेफकब के प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो कुंभ होने जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज़ का, इसकी क्या सर रूपरेखा होने वाली है? इसमें पूरे देश के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे और क्रेडिट एंड सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 2 दिन का ये कार्यक्रम, जैसे आपने कहा, इसका उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। क्या कुछ इश्यूज़ हैं सर जो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप लोग रखने वाले हैं? बहुत सारे इश्यूज़ को आरबीआई ने हल कर दिया है, बहुत सारे इश्यूज़ को आरबीआई ने अंडरटेक किया हुआ है। हम ये चाहेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग इश्यूज़ हैं वो भी आरबीआई उसको समस्याओं को हल करे और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मौका दे आगे बढ़ने का। सर, कितने लगभग बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं इसमें जो शामिल होने वाली है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन से भी बाकी विदेशी भी मेहमान आएंगे? हमने इसमें करीब 1500 बैंक हैं पूरे देश में, सबको बुलाया हुआ है। अभी तक हमारे पास खबर है उसके मुताबिक काफ़ी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जब से सहकारिता मंत्रालय बना है, आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा आपके सेक्टर के बैंक्स को हुआ है, कितनी चीज़ें बदली हैं? सहकारी मंत्रालय बनने के बाद और ख़ास करके अमित शाह जी ने तो इस बात को लेकर के बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और बहुत सारी समस्याएं उन्होंने, क्योंकि वो खुद इस सेक्टर से जुड़े हुए रहे हैं, वो नेफकब के भी डायरेक्टर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो कुल मिला के 10 और 11 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो अपने इश्यूज़ रखेंगी और सरकार उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी विकास और गतिशीलता संबंध विषय पर 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। क्या खास होने वाला है इस सम्मेलन में, खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी परिवहन के विशेष कार्य अधिकारी जयदीप से। हमारे साथ जयदीप जी हैं। सर, किस तरह की ये कॉन्फ्रेंस होगी, किस तरह का सम्मेलन रहेगा? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है। ये हम लोग की 18वीं कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले जो है 17 इवेंट हो चुके हैं
और ये काम हम लोग ने जो पॉलिसी हमारी 2006 की नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 है, उसके तहत हमें ये है कि हर साल हम अर्बन मोबिलिटी पे ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। जो अर्बन डेवलपमेंट और जो मोबिलिटी, ये बहुत ही क्लोज लिंकेजेस हैं इसकी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हर शहर की अपने तरीके का डेवलपमेंट होता है और जो मोबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट वो अलग तरीके की होती है। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन में जो है कि पहला दिन जो 7 से हम 9 तारीख को करेंगे, तो पहले दिन जो है इनॉग्रल सेशन जो होगा वो हमारे माननीय जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जो हैं वो इसको चेयर करेंगे। उनके साथ जो होंगे हमारे रॉ इंद्रजीत सिंह साहब होंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मॉस्पी के हैं, प्लानिंग के हैं और कल्चर के हैं। और इसके अलावा तोकन साहू जी होंगे जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में। कॉन्क्लेव सेशन पहले दिन हो गया। इसमें हमने 3 दिन में जो कॉन्फ्रेंस होगी इसमें 8 टेक्निकल सेशंस रखे हैं, 8 राउंड टेबल रखी हुई है। इसके अलावा 2 प्लेनरी सेशंस हैं जिसमें एक प्लेनरी सेशन जो है हमारा जो है मेयर का सेशन होगा। 8 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे, जिसके लिए स्पेशल सेशन हम रख रहे हैं। और 9 तारीख को वैलिडिक्टरी सेशन होगा जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री ने हमें एग्री कर दिया है कि वो 9th को भी आएंगे। और वैलिडिक्टरी सेशन में जो शहरी यातायात के क्षेत्र में हमने डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसमें हम लोग शहरों को लिखते हैं, वहाँ से एंट्री आती है, फिर हम उसका एक कमेटी उसका एवेलुएट करती है और उस नेशनल अवार्ड को हम वैलिडिक्टरी सेशन में हर साल हम उसको देते हैं। प्रदर्शनी में क्या खास रहेगा? जो हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, चाहे वो मेट्रो कंपनी बहुत सारी हमारी काम कर रही है, जैसे NCRTC हो गई, DMRC हो गई, तो आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखाई देंगे वहाँ पे, वो लगाते हैं। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं उसके लोग एग्जिबिटर्स आते हैं और वो अपनी प्रदर्शनी करते हैं। इस साल की थीम शहरी विकास और गतिशीलता का संबंध रखी गई है, जो इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार शहरी विकास रणनीतियाँ और परिवहन योजना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, गुरुग्राम। दक्षिण एशियाई उन्नत अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने नई दिल्ली में 4थी इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस का आयोजन किया। इस दौरान इंडियन जर्नल ऑफ रिवर अफेयर की शुरुआत के साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिवर अफेयर के लोगो और वेबसाइट का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जल प्रबंधन और नदी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। We have to develop the institutional capacity, whether it is the leadership and managerial capacities or it is the technical capacities. We have to develop those capacities and we have to create awareness. There is no awareness about the significance of having a healthy river for the city. So we have to create that awareness. इस बार का फोकस हमने रखा है रिवर फाइनेंसिंग एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ताकि इंटरनेशनली जो कॉन्सेप्शन है, हम इंडस्ट्री के जो CSR होते हैं, कैसे उस फाइनेंस को भी हम रिवर मैनेजमेंट, रिवर पोल्यूशन अवेटमेंट, रिवर प्रोक्योरमेंट, रेजुविनेशन, इस थीम के हम ला सके और एक थिंकिंग, एक अवेयरनेस जनरेट करना हमारे अगले पीढ़ी और हमारे जनरेशन के अंदर कि रिवर, जैसे मैंने बताया, कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं है, सिर्फ रिसोर्स नहीं है, इट हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियलिटी। राजस्थान के मांगरोल में भाजपा ने रोड शो का आयोजन किया, जिसको विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर आगामी 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए जनसमर्थन जुटाने को लेकर इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित भाजपा नेता शामिल हुए। मांगरोल के सुभाष चौक से शुरू हुई ये रैली आजाद चौक होते हुए सीसवाली तिराहे पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लूट और झूठ के साथ भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। हमारा विकास का विजन है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चलने वाली पार्टी है। ये झूठ और लूट के लोग हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है।
हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हमें जातिवाद की राजनीति करती है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमारा विकास का विजन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के आधार पर चलती है। जनता के बताए हुए काम को हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की स्थिति को बदलने का काम किया। और बात क्रिकेट की, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 48 रन से अपने नाम कर लिया। गुरुवार को खेले गए चौथे मुकाबले में भारत द्वारा दिए गए 168 रन के लक्ष्य के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 18 ओवर 2 गेंदों में 119 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट हासिल हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा 30 रन कप्तान मिचेल मार्श ने के बल्ले से आए। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए। गिल के अलावा अभिषेक शर्मा ने 28 तो शिवम दुबे ने 22 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।